Hi friends, good evening. Welcome back on my YouTube channel English with Ajay Kumar Yadav. Here I just started this class. I will teach you about the English grammar. हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय कुमार यादव पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही अनाउंस कर चुका था इस क्लास के बारे में कि मैं 1 जनवरी 2023 से अपना पहला इंग्लिश ग्रामर के जो क्लासेस है अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो ये कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे एक स्टिमुलस के तौर पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड कर सकूं और आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश वर्ड के बारे में जानते हैं। दो रफली वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश विद दो रफली। ओके, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक भाषा है। स्पेशली देखो, हम डायरेक्ट टेंस पे नहीं जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट टेंस पे जाने का कोई अर्थ नहीं है। आप बेसिकली इसके क्या हिस्ट्री है वो जानोगे ही नहीं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं वो जब जानोगे ही नहीं, तो बस टेंस जानने से तो कोई अर्थ है नहीं। तो इसलिए इंग्लिश के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन कंट्री का एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है। ये मुख्य रूप से ब्रिटेन के द्वारा बोली जाने वाली, वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो इस भाषा का जो उत्पत्ति हुई बहुत प्राचीन है, कई भागों में, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश बोल सकते हैं, मेडवल इंग्लिश बोल सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश का जो माना जाता है स्टार्ट जो हुआ था 500 बीसी के आसपास में हुआ, जो मेडवल हुआ 1100 बीसी के आसपास में स्टार्ट हुआ, और जो मॉडर्न है वो 75 के आसपास में इंग्लिश ये स्टार्ट हुआ। मैं इस इंग्लिश की जो पूरी हिस्ट्री है इस पर अलग से डिस्कशन करूँगा। अगर उस पर करने लगा तो 1 घंटा लग जाएंगे केवल इंग्लिश की हिस्ट्री जानने में। तो इसलिए आप लोगों के सामने बस मैं इतना ही इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करूंगा कि ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा इंग्लिश में इंग्लैंड ब्रिटेन के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है मुख्य रूप से। और ये अमेरिका में भी हर देश की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कोई ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, चाइनीज इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश। ओके, तो आपने सुना होगा लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड। क्या है इंग्लिश में इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो लगभग में 30% के आसपास में इन दोनों का केवल अकेले कंट्रीब्यूशन, लैटिन वर्ड और जो फ्रेंच वर्ड। ओके, इन दोनों का इंग्लिश में 30% कंट्रीब्यूशन है। जो वोकैब्स हम पढ़ते हैं वो इनका ये सिस्टम है। तो चलिए हम इंग्लिश के बारे में जानें। और इंग्लिश है क्या? ये भाषा है। और कहाँ की भाषा है? मुख्य रूप से इंग्लैंड में बोले जाने, वहाँ के लोग अपने कल्चरल इमोशनल फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही हम इंग्लिश कहते हैं। ओके, इसको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। ओके, यूएस इंग्लिश कुछ और वर्ड बोला जाएगा, ब्रिटेन इंग्लिश कुछ और बोला जाएगा। जब आप ये फ्रेंच में जाओगे, फ्रांस में, तो डिफरेंट तरीके से इसी इंग्लिश को बोला जाएगा। तो ये उस लेवल पे नहीं, बस हम यही बस आपको बताना चाहते हैं कि इंग्लिश जो है एक तरह से लगभग 400 से 500 मिलियन लोगों का भाषा है। और उसके बाद लगभग में 700 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकेंडरी भाषा के तौर पर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम ही हैं, इंडियन हैं, हिंदी भाषा यूज करते हैं, लेकिन हिंदी के बाद जो दूसरी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है? इंग्लिश है। और सही प्रयोग में देखा जाए तो हिंदी से ज़्यादा प्रयोग आज के वक्त में इंग्लिश का हो रहा है। एवरी जगह आप कोई कहीं भी जाइए, इंग्लिश में मैक्सिमम प्रयोग। गवर्नमेंट की फोकस है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। इवन फिर भी इंग्लिश की जानकारी या हिंदी हो सकता है न जाने तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन बन गया है, ये हकीकत है नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन बन गया है कि लोग हिंदी की छोड़कर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज के वक्त में इसकी महत्व को समझते हुए हमें इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश पढ़ना क्यों है? इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें बोलने के लिए बोलना है, क्यों अपने बातों को, विचारों को व्यक्त करना है, किस में? इंग्लिश में। तो उसके लिए, व्यक्त करने के लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, इंग्लिश की हमें
इस भाषा पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को हम अपने लेवल पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश की परिभाषा अगर कोई पूछे कि क्या है इंग्लिश, हाउ यू विल डिफाइन इट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ओके, इज अ लैंग्वेज, क्या बोल सकते हो आप, इज अ लैंग्वेज to express emotion, ideas, ओके। हम अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं, अब हमारी हिंदी अगर जो आप समझते हो तो मेरी भाषा को आसानी से समझ सकते हो। यही अगर इंग्लिश में मैं बोलने लगूँ डायरेक्टली, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर इमोशन, आवर आइडियाज़, ओके। समटाइम्स अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोला, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है जिससे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं और उनकी भावनाओं को हम इसी के माध्यम से समझते हैं, ओके। तो भाषा एक लैंग्वेज है और कोई भी भाषा हो उसको समझने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। वी नीड सम सिंबल। और ये सिंबल्स क्या होने चाहिए, जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट का नाम कितने लोग सुने हो, अल्फ़ाबेट्स, ओके। कितने लोग सुने हो, सभी लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26। इंग्लिश में कितने हैं, 26। और ये जो 26 है इसमें से 5 जो है वो क्या है, वावल्स। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम्स टू लर्न इंग्लिश। इस प्रोनाउंसिएशन इज हैव अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। if you read something, if you speak something but not well, then how anybody would understand your feelings? No, okay. So pronunciation is the most important part of learning this English. इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। सो वावल्स इसे बोलते हैं, वावल्स नहीं बोलते, याद रखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग कैसे, वावेल नहीं होता है, वावल्स। क्या होता है, वावल्स। और 26 में से 5 ही निकल गए, कितने बचे, 21 जो बचे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सनेंट्स, ओके, कॉन्सनेंट्स। दिस आर द 21 कॉन्सनेंट्स, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। और ये इंग्लिश का क्या है, स्वर है, ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्हीं स्वर और वॉवेल्स, ये इन्हीं 26 लेटर से मिलकर इंग्लिश बना हुआ है। और सबसे पहले क्या बनता है, ये जो लेटर्स जब मिलते हैं आपस में जो लेटर्स मिलते हैं और उनका एक सिस्टमेटिक अर्थ निकलता है, ओके, तो वो कहलाते हैं वर्ड। क्या कहलाते हैं, वर्ड का मतलब शब्द का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रुप ऑफ लेटर, group of letters having a unique meaning। मतलब एक शब्दों के जो लेटर्स उनके ऐसे समूह जिससे क्या बनता हो, एक अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि हम शब्द कोई भी एक साथ 5 कर दे और उसका कोई अर्थ ही ना हो तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं, ओके। ऐसे लेटर्स जिनको जोड़ने के बाद एक इंग्लिश भाषा में उसका अर्थ निकलता हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड और लेटर्स, ओके। वर्ड के बारे में आप डेफिनेशन जान गए। उसके बाद आता है, इसी में फ्रेज का नाम सुने होंगे, कितने लोग सुने हो, फ्रेज
ओके, फ्रेज के बारे में सभी लोगों ने सुना है। तो ये फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर, इसको डिफाइन कैसे करोगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters without complete meaning, without complete okay meaning। समझो आप लोग, शब्दों के सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, लेटर्स के ऐसे समूह या वर्ड के ऐसे समूह जो कंप्लीट अर्थ नहीं देते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स ओके विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कुछ ऐसे शब्दों को हम आपस में जोड़ देते हैं जिससे उसका कोई अर्थ, एकदम उचित अर्थ नहीं निकलता है। लिखा कुछ और रहेगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। डू यू फाइंड क्लियर? और तीसरा इसके बाद जो आता है वो सेंटेंस। तीसरा जो आता है वो क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जिससे एक अर्थ निकलता हो। देखो याद रखना, ये वर्ड में था लेटर्स का समूह, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। वर्ड में जो है वो क्या है? वो लेटर्स का है। और ये फ्रेज में किसका है? सॉरी, ये वर्ड कर लेना, वर्ड्स ओके क्योंकि दो वर्ड मिलके बनते हैं ना, दो वर्ड। जैसे टेक ऑफ ऐसे होता है, टेक मतलब लेना, ऑफ मतलब बंद होता है। तो ये टेक ऑफ इस तरह से अलग अर्थ निकला, लेकिन ये टेक ऑफ करने का मतलब उड़ जाना, उसका अर्थ दूसरा निकलता है। नहीं कहते टेक ऑफ हो गई है, प्लेन टेक ऑफ हो रही है। ओके, तो ऐसे शब्द। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of group of words with complete meaning, with complete meaning। ओके, ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग, ये क्या हो गया? सेंटेंस कहलाता है। ये डेफिनेशन याद रखना, कहीं भी आप जब जाते हो ना तो कोई इंग्लिश के बारे में शुरुआत में आपको पूरा ग्रामर अंदर से नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछने वाले को भी हर चीज़ डायरेक्टली मालूम नहीं है। लेकिन ये कुछ सिंपल वर्ड होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि अच्छा चलो इसका डेफिनेशन बताओ। हाउ विल डिफाइन वर्ड, हाउ विल डिफाइन फ्रेजेस, हाउ विल डिफाइन सेंटेंसेस। ओके, सो हाउ विल डिफाइन वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, अ यूनिक मीनिंग। ओके, फ्रेजेस का है क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, दो या दो से अधिक वर्ड मिल जाते हैं लेकिन उससे उनका एक शाब्दिक मतलब एकदम उचित अर्थ नहीं निकलता है। ओके, ये फ्रेज कहलाते हैं। और सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों के ऐसे समूह जिससे उस पूरे वाक्य का क्या मिलता हो? एक अर्थ मिलता हो। तो वो क्या कहलाते हैं? इन ए प्रॉपर ऑर्डर, ये कह सकते हो। एक और हो सकता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, इनका क्या होता है? ऑर्डर भी प्रॉपर होना चाहिए। विद ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद प्रॉपर ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर का मतलब ऑर्डर या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट, ऑर्डर और अरेंजमेंट। जैसे मान लो शब्द अगर इधर से उधर, उधर से इधर कर दिए तो भी उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, तो जो शब्द हैं एक उचित जगह पे हों और उनका जो है एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो। जैसे मोहन गोइंग टू प्ले, मोहन इज गोइंग टू प्ले, इसका एक अर्थ निकल गया। मोहन इज गोइंग टू प्ले, इसका पूरा अर्थ निकला कि नहीं? कि हाँ चलो मोहन कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा है। अगर मोहन इज गोइंग, ये भी मोहन जा रहा है, ये मोहन प्ले, ऐसे मान लो अगर यही आ जाता मोहन प्ले इज गोइंग, तो क्या हो जाता?
ये हो गया गलत, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है, वर्ड की जो अरेंजमेंट है वो उचित जगह पे नहीं है। आप समझ गए? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द सेंटेंस। तो जब आप सेंटेंस जान गए, अब सेंटेंस भी कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के होते हैं। सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स कितने होते हैं सेंटेंस के? टाइप्स 3 होते हैं। 3 होता है सिंपल सेंटेंस, ओके, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है, दूसरा क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 है। ये हम बाद में इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या कॉम्प्लेक्स में होता है, क्या कंपाउंड में होता है, क्या सिंपल में होता है। सेंटेंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और ये सारी सेंटेंस को पढ़ने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, हमें कहते हैं ना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स मस्ट बी अवेयर, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द बेसिक knowledge of English grammar so that we can speak easily, we can understand any sentence very easily, okay? कम से कम बेसिक तो होना चाहिए। बहुत टॉप लेवल पर कोई एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश देन देयर इज़ नो नीड टू, यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ द ग्रामेटिकल, इफ़ यू नो होल ऑफ द ग्रामर देन यू कैन स्पीक, दिस इज़ नॉट द ट्रू, ओके? अगर आप पूरा ग्रामर जान जाओगे, ग्रामर जो होता है वो जान जाओगे, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसा वो नहीं है। ये गलत चीज़ है कि क्या कितना करना है आपको। एक बेसिक जो है ना वो आपको जानना ज़रूरी है। बेसिक्स जो होती हैं, बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश का होना चाहिए, आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो, ओके? और मैं सारी चीज़ें ए टू जेड, हाउ टू स्पीक वर्ड्स, अब मैं डिफरेंट पे जो डेली यूज के होते हैं ना अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बतलाऊँगा कि कैसे सारी चीज़ें कैसे घटती हैं, कि सेंटेंस कैसे बोला जाता है। जैसे नहीं कहते हैं कि मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, तो ये क्या हो गया? ये इस तरह के हम यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली कोई किसी से कह दे सेंटेंस बनाने के लिए तो ये बहुत टफ हो जाता है। यू कांट एबल टू चेंज इनटू इंग्लिश, ओके? ये होता है पॉजिटिव वर्ब। मैं एक आएगा जब टेंस पढ़ा लेंगे। देखो अब हम इसके बारे में क्या बोल रहे थे, टेंस, हाँ टेंस को पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको टेंस में क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, उसके बाद नरेशन, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा नरेशन के बाद क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि सुना होगा। हाउ मेनी पार्ट ऑफ, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, ये सारे जो होते हैं वो क्या हैं, वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। इन्हीं से तो सेंटेंस बनता है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट माने भाग, ऑफ स्पीच किसी वाक्य या किसी जो आप भाषण दे रहे हो उसका जो पार्ट होते हैं, इन्हीं पार्टों को ही क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और यही पार्ट्स का नाम जो है अलग अलग, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडवर्ब होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई इंटरजेक्शन होता है, कोई कंजक्शन होता है। ये टोटल मिला के आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हीं सेंटेंसों को जानने के लिए हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में जानने के लिए वो है अपना टेंस। और इसी टेंस को हम बड़े इजी तरीके से आपको बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं सकोगे। आई विल टीच यू इंग्लिश टेंसेस, दैट हाउ यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ट्रांसलेट English into Hindi and Hindi into English very easy, okay? So let's start the basics of the tense, okay? So guys, आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ये अभी जो मैंने ऊपर बताया है ये बहुत बेसिक था। अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस बेसिक चीज़ें मैं बताया कि चलो ठीक है, इंग्लिश है क्या, क्यों हम पढ़ते हैं, ताकि हम अपनी बातों को कहीं किसी दूसरे के एक मार्ग कम्युनिकेशन के लिए,
क्या होता है, बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए, एज नो इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश देन देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन ऑन द सोसाइटी व्हेन हु आर अराउंड यू विल डेफिनेटली लुक्स एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट व्यूज, ओके, सो यू हैव टू सम नो अबाउट दिस इंग्लिश। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बस इसलिए नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर सीख लो और आप जॉब पर जाओ या इस तरह की या अच्छे मार्क्स ला दो, ये बस इसके वजह से नहीं। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है अपने हर लाइफ में। अगर संजोग से आप मानो आप नहीं किसी लायक नहीं हुए, कहीं जॉब नहीं लगा अनफॉर्चुनेटली, बट आप हमेशा आपके परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहोगे। और जब बच्चों को आप अच्छे स्कूल में भेजोगे, आजकल इंग्लिश मीडियम के सारे स्कूल हो गए, अब उसमें से जब बच्चा, उसका जो बेसिक जो होता है ना, टीचर किसी भी बच्चे का, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। इफ़ यू डोंट नो लिटिल बिट अबाउट द इंग्लिश देन यू कांट गिव अ गुड एजुकेशन टू योर चाइल्ड। दिस इज़ द ट्रू। I know it's really very hurtful, but it's true. If you don't know little bit about the English and maths, then definitely you would not be able to give a good education to your child, because everyone has not money to hire a tutor. सबके पास इतने पैसे नहीं कि अच्छे से ट्यूटर रखे, अच्छा 2000-4000 दे, क्योंकि हमारी इनकम नहीं उतनी है, तो मैं कैसे ट्यूटर को उतना दे सकता हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप 2 घंटा 1 घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है प्लीज़ इसको देखें और एक बेसिक जो है जानकारी अपने माइंड में रखें इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ताकि आने वाले समय में आप किसी को भी बता सके, किसी को भी पढ़ा सके। ओके, सो लेट्स गाइज स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, दैट इज टेंसेस। ओके, टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। ओके, टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल। सभी ने पढ़ा है टेंस का, किसे कहते हैं? काल को कहते हैं। काल क्या होता है? समय को बतलाता है। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। और इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर लेवल पर ले जाए, एक हाई लेवल पर लेकर जाएं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये टेंस है क्या, कहाँ से आया भाई? ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रेंच वर्ड है, कुछ लैटिन वर्ड है, और इनका जो इंग्लिश में कितना शेयरिंग है, लगभग में 30% के आसपास में इनका जो 29 से 30% ये लैटिन वर्ड है, 30% ये फ्रेंच वर्ड है इंग्लिश में। ओके, तो ये लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड है क्या? टेम्पस। ये टेम्पस याद रखिएगा। कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ किस वर्ड से बना है, इसके बारे में कुछ डिफाइन करो टेंस के बारे में। तो टेंस जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे? लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस का सीधा मतलब किससे होता है? समय से। ओके, समय से। समय का मतलब वर्ब। वर्ब के फॉर्म से ही हम समय को पहचानते हैं, ये भी याद रखिएगा। लोग बोलते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 प्रकार के हैं। कैसा आप सोचते हो? टेंस अगर कहा जाए तो ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस तो 2 ही प्रकार के होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो ग्रामेटेरियन है ना इंग्लिश ग्रामर के, वो बोलते हैं। वो टेंस किसको बताते हैं? केवल 2 ही टेंस है। वो कौन कौन सा? पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो टेंस है वो क्या है? फ्यूचर टेंस को बताते हैं। किसको बताते हैं? फ्यूचर टेंस को। और क्यों फ्यूचर टेंस? ये 2 ही बताते हैं। ये होते हैं वर्ब के आधार पे। वर्ब के आधार पे। किसके आधार पे? वर्ब के आधार पे। वर्ब क्या? देखो, वर्ब जो है 2 ही होता है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। जैसे गो हुआ तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। गो हुआ किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। अगर वेंट हुआ और गॉन हुआ तो ये किसकी पहचान है? पास्ट की। ओके, या तो प्रेजेंट वर्तमान जो चल रहा है, या तो दूसरा क्या होगा? पास्ट जो बीत चुका है। तीसरा जो सेंटेंस होता है, तीसरा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर। हम कहते हो ना
ये क्या लिख दिया था मैं, फ्यूचर लिखा था ना, ये सॉरी ये पास्ट, इसको कर लीजिएगा पास्ट टेंस। ओके, ये तीसरा जो टेंस होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, जिसे हम आज तक पढ़ते आए हैं। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा कि केवल 2 ही टेंस होते हैं वर्ब के आधार पे, क्योंकि ये वर्ब होता क्या है, ये समय को बतलाता है। वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, समय के अलग अलग रूप को बतलाते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका फ्यूचर। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर का जैसे मैं कह दूं कि मोहन घर जाएगा, भाई इसका तो कोई गारंटी है नहीं, उसका मूड हुआ कि नहीं गया। ओके, उसका हो सकता है अभी बोल रहा है लेकिन मूड हुआ उस दिन कल नहीं जाए, तो क्या करोगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए मूड का प्रयोग करते हैं। ओके, मूड से ही बनता है, और मूड से ही क्या बना है, मोडल्स बना है। मोडाल के बारे में आप सुने हो, विल, शैल, मे, माइट, ये सारे मोडाल्स हैं। और मोडाल्स के बारे में हम एक अलग से क्लास लेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, ओके, मे, माइट, ये सारे क्या हैं, मोडाल्स हैं। ओके, ये एक होता है ना डेयर टू, ये सारे वर्ड क्या हैं, मोडाल्स हैं। इन सब मोडाल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। तो ये टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से समय को बतलाता है, समय के रूप को बतलाता है। ओके, तो हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, हम अगर कहा जाए टेंस को, अगर कोई कहे कि चलो भाई आप डिफाइन करो कि टेंस आखिर है क्या, टेंस क्या है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, a grammatical category of verb. Tense is a grammatical category of verbs. Grammatical category of verbs which express or describe different form of time. ओके, टेंस क्या है, वर्ब का एक प्रकार है। वर्ब के अलग अलग प्रकार हैं, क्या है, वर्ब के अलग अलग प्रकार है जो समय के अलग अलग रूप को, मतलब समय को कैटेगराइज करता है, कई भागों में बांटता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप टेंस के बारे में समझ गए कि टेंस क्या है। टेंस मुख्य रूप से हमें समय को बतलाने के लिए, समय कौन सी अवस्था, तो एक और है कि हम डिफाइन कर सकते हैं टेंस के बारे में कि टेंस जो है किसी कार्य के समय तथा उसकी अवस्था को भी दर्शाता है। टेंस जो होता है, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों का 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, टेंस किसी कार्य के समय तथा उसकी अवस्था को भी दर्शाता है। टेंस को क्या कह सकते हैं, टेंस जो है किसी कार्य के समय तथा अवस्था को बताता है। अब इसका अर्थ समझिए कि क्या है कार्य का समय, मतलब टेंस ये बताता है कि ये
कब की बात है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है, मतलब वर्तमान की बात है या भूतकाल की बात है या भविष्यकाल की बात है। और अवस्था का मतलब उस काम पे कितना प्रगति है, उसका काम खत्म हो गया है, शुरू अभी होगा। ओके, अभी ख़त्म हो गया है या शुरू होगा या अभी चल रहा है, उसका क्या पोजीशन है अभी, उसके स्टेट को बतलाता है। ओके, डू यू फाइंड क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू? तो पहली बात, ये टाइम, इट एक्सप्रेस द डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम। ओके, टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस द डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के प्रकार को बतलाएगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि टेंस। अब टेंस के मैंने प्रकार बता ही दिया था कि टेंस जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अगर वर्ब के आधार पर नहीं, समय के आधार पर बांटा जाए तो। ओके, अब वर्ब के आधार पे कभी भी कोई अगर पूछ दिया, अगर कैटेगराइज कर रहा है कि वर्ब के आधार पे बताओ, तो 2 ही होते हैं। ऐसे अगर बोले तो कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं समय के आधार पर। ओके, कौन कौन से है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन से टेंस है फिर से लिख देता हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम पहला जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में बच्चों। आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अबाउट द present tense. Okay, present tense के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस जो है ना, वो किसी मतलब वर्तमान काल की ऐसी घटना या अवस्था को बताता है जो अभी चल रहा है या हो रहा है। ओके, मतलब वर्तमान की घटनाओं के बारे में बतलाता है, वर्तमान में क्या घटना चल रही है, क्या हो रही है, उसका अभी स्टेटस क्या है। ओके, उसको बतलाता है। वर्तमान में कोई घटना जो चल रही है या हो रही है, उस घटना के बारे में बताने वाले टेंस को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? ये जो प्रेजेंट टेंस होता है वो रेफर्स करता है टू समथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपेंस नाउ। रेफर टू समथिंग दैट एग्जिस्ट और happens now। happens now का मतलब क्या हुआ कि जो अभी वर्तमान में हो रहा है, ठीक ना। और एग्जिस्ट का मतलब कि वर्तमान में ही, अभी जल्द ही, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट टेंस अभी अभी मतलब काम का वर्तमान में ही काम हुआ, बहुत लंबा समय उसको नहीं हुआ। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट टेंस का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान में ही अभी काम खत्म हुआ, बहुत लंबा समय नहीं उसको खत्म हुए, खत्म तो हो गया लेकिन वो अभी वर्तमान की ही बात है। और हैपेन का मतलब अभी होता है। ओके, अब इसके भी कैटेगरी हम पढ़ेंगे। इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं बच्चों? 4 एस्पेक्ट। वी विल स्टडी अबाउट द 4 एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के प्रकार या एस्पेक्ट्स। तो कितने होते हैं टोटल, कोई बताएगा? 4। प्लीज़ काउंट करो यहाँ पे। पहला जो होता है वो प्रेजेंट
इंडेफिनिट, याद रखना है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये सभी में रहेगा, चारों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो हो गया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। और चौथा जो आपका इम्पॉर्टेंट है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और चौथा जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट, सॉरी, हाँ, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दीज आर द 4 एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। अब हम इन सभी चारों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है, ये बहुत बेसिक है। यही अगर इसको समझ लिए तो समझिए कि पूरा का पूरा आपने इंग्लिश ग्रामर समझ लिया। अगर ये नहीं समझे तो आपको हर जगह इंट्रोगेटिव, एक्टिव, सॉरी, जब आप नरेशन पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, सिंथेसिस पढ़ोगे, सिंटैक्स पढ़ोगे, या ये क्या बोलते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ोगे, इवन वेयर एवर यू गो you will face difficulties if you don't understand the basic of this grammar, basics of this tenses, okay। So हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन आप कैसे करोगे, ये बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या क्या कहो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये जो भी आप कह लो, दोनों बात एक ही है। सिंपल सेंटेंस कह लो, यह किसी आदत या सामान्य तथ्य को बताता है। यह क्या करता है, यह वर्तमान में, किस समय, वर्तमान में, याद रखना, वर्तमान इंडेफिनिट है ना, तो यह वर्तमान में किसी आदत या तथ्य को दर्शाता है या बताता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। यह किसी वर्तमान में किसी आदत या तथ्य को, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं, या रेगुलर रूटीन को भी बताता है। वर्तमान में ये क्या कर देता है, रेगुलर रूटीन, जैसे कोई काम आप रेगुलर तौर पे कर रहे हो, जिसे आदत के ही मान ले, रेगुलर जो कोई काम है तो आदत ही है आपका, ओके। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं प्रत्येक साल अपने माताजी के बर्थडे पर दिल्ली जाता हूँ, मैं प्रत्येक साल दिल्ली जाता हूँ, ये क्या है, ये रेगुलर रूटीन हो गया मेरा। रेगुलर क्या हो गया, रूटीन हो गया कि प्रत्येक साल मैं दिल्ली जाता हूँ। ये क्या है, आप इसके अर्थ को समझो। ये ताती ते वाला आप छोड़ दो, आप कहानी ताती ते तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्या है। वो भी डेफिनेशन दे सकते हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, ये आप बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत प्राचीन समय से चला रहा है पढ़ाने वाला से हिसाब किताब, उसको मत समझिए। पहले इसके अंदर की चीज, ऊपर मत आप आ जाइए, इसका इंटरनल पार्ट देखिए कि क्या बोल रहा है, ये कह क्या रहा है, उसके अर्थ को समझिए। जो अगर आप बस डेफिनेशन याद करेंगे तो उससे मतलब नहीं है, उसको समझिए सेंटेंस को, तभी आपका नाम है, इसके जो सारे सेंटेंस को ईजिली हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो यह आदत तथ्य को दर्शाता है, मतलब हमारी आदत क्या है कि हम हर साल दिल्ली जाते हैं, ओके। तो ये मेरी आदत हो गई। तथ्य हो गया जैसे 2-2-4 होता है, ये भी तथ्य हो गया। सूर्य पूरब में उगता है, ये भी क्या है, हिस्टोरिकल, मतलब ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है,
तो ये वर्तमान में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वजनिक सदा सत्य रहने वाली बात हो, या कि कोई रूटीन जो है, रेगुलर रूटीन है, वर्तमान में रेगुलर काम जो आप करते हो उसको बतलाता है। यही इसकी है डेफिनेशन। ओके, तो ये कह सकते हो कि रेगुलर एक्शन, ए हैबिट ऑफ प्रेजेंट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस कह सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिस की जगह आप लगा देना, मैं शॉर्ट के लिए किया हूँ। दिस टेंस डेपिक्स माने बतलाता है। ओके, क्लियर। डेपिक्स रेगुलर एक्शन, a habit in present, ये सब प्रेजेंट की ही बात है, वर्तमान की हैबिट। ओके, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, ये क्या करता है, डिपिक्ट करता है, बतलाता है रेगुलर एक्शन को, एक जो अपनी हैबिट है, आदत है वर्तमान में उसको, या किसी सार्वजनिक हमेशा सत्य रहने वाली बात को ये बतलाता है। ओके, जैसे मैं अभी बताया है आपको कि 2-2-4 होता है अगर बोलूं तो भी, या सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य क्या है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। कोई इसमें दिक्कत? तो ये सारे क्या हो, लास्ट में देखो ता है, ती है, ते हैं आ ही रहा है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नियम होता है आपको ये जानना जरूरी है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो एकदम बेसिक वाले बच्चे हैं, कि कर्ता क्या इसमें होता है, कर्ता ये आपको जानना पड़ेगा। ओके, क्रिया। ओके, और तीसरा हो गया आपका कर्म। इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए हर किसी को। कर्ता का मतलब क्या हुआ, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो काम करता है, जो काम करता है। ओके, और क्रिया क्या हुआ, जो भी काम होता है। क्रिया क्या है, एक एक्शन को बतलाता है। यह क्या है, एक एक्शन है, एक्शन। क्रिया क्या है, एक एक्शन है। और कर्म क्या है, जो काम होता है, जो काम किया जाता है, किया जाता है। ओके, या जिसको क्या किया जाता है, दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पे सुनने का काम करता है, मतलब वह मुख्य, उस वाक्य में मुख्य काम करने वाला नहीं होता है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। बाकी अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे कल, परसों, 2 साल पहले, 4 साल पहले, एगो आता है ना, यस्टरडे, एगो, 2 years, वेरी फ्रिक्वेंटली, ये ऑल अदर वर्ड्स में आते हैं। ओके, तो हम इस तरह के वाक्य का जब टेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को इंग्लिश में कर्ता को इंग्लिश में जान जाओ क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ओके, क्रिया को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ब। इसमें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द कहलाते हैं। अब हम इनके टेंस के रूल्स बनाएंगे, सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश। तो जैसे मैंने ये अभी बोला कि मैं हर साल दिल्ली जाता हूँ, मैं हर साल सर्दियों में दिल्ली जाता हूँ। सर्दियों में दिल्ली जाता हूँ। ये हो गया,
ये क्या है, हमारा ये रूटीन वर्क हो गया है कि हाँ कब जाता हूँ, एक रूटीन बना हुआ है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। क्या है, मेरी रूटीन है। अगर मैं कहूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ तो ये मेरी आदत है, झूठ बोलने की मेरी आदत है, मेरी ऐसे आदत ही बन गई कि मैं झूठ बोलता हूँ। ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। तो ऐसे वाक्यों को रूल्स जब बनाने होते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब, एमबी का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। ओके, अगर कर्ता एक वचन है, याद रखिए, अगर सिंगुलर के साथ, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन अगर करता है, ठीक ना, एक वचन करता है तो इस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगा देंगे। ओके ओके, और उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ओके, अगर यही बात अगर प्लूरल की हो, प्लूरल, अगर ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, करता, बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसमें यस या यस कुछ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ एस या यस नहीं जोड़ते हैं, याद रखिएगा। यहाँ सीधे फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। तो जी देखो, यहाँ पे मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये किसकी तरह, किस बहुवचन की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो, मैं हर साल दिल्ली में जाता, तो जाने का काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है, मैं के द्वारा। तो मैं की इंग्लिश देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले मुझे लिखना था। ओके, तो सब्जेक्ट मैं की क्या होगी, आई। मेन वर्ब में इसमें क्या है, मेन वर्ब क्रिया क्या हो रहा है, जाना, सॉरी ये दिल्ली में, ये क्या हो गया आपका, जाना का जो है मुख्य क्रिया होगी, मेन आपका काम हो गया जाना। तो जाने की इंग्लिश आप जानते ही, आई गो। अब देखो एक चीज़ बात और याद रखना, आप टू लगा देते तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन टू इसलिए लगाते हैं जब हम किसी से जुड़ने की बात हो, कहीं जाकर जुड़ते हो तो टू, जब जिस चीज़ से अलग होते हैं, जिस स्थान से अलग होते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई गो टू दिल्ली, कहाँ जाते हो, ही मेन वर्ब हो गया, आई गो मेन वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि आई बहुवचन की तरह ट्रीट होता है। तो आई गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा बच्चों, आई गो टू दिल्ली इन विंटर, कब जाते हो भाई, इन विंटर, कब जाते हो, सर्दियों में। एवरी, कब, एवरी ईयर। हमारी आदत क्या है कि हम प्रत्येक साल सर्दियों में ही कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर मैं यही कहूँ कि सीता प्रत्येक साल दिल्ली जाती है, सीता प्रत्येक साल दिल्ली जाती है, क्या हो जाए, अगर नाम की जगह मैं की जगह पर क्या रख दूँ, सीता अगर रख दूँ, क्या रख दूँ, सीता, तो क्या हो जाएगा, सीता। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अब सिंगुलर हो गया, ये सीता किसी का नाम सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट के उसके बाद मेन वर्ब, मेन में वर्ब क्या है, गो। अब इसमें देखो यस या यस लगाएंगे कि नहीं, तो सीता एक वचन है इसलिए यस लगा देंगे, तो गोज कहाँ जाती है, टू दिल्ली, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाली ही रहेंगी। सीता गोज टू, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन यही याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर है, ओ सॉरी ये प्लूरल की तरह ट्रीट है, और सिंगुलर वाला क्या है पार्ट, ये सीता, किसी का नाम हुआ, ही या सी, ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ यस या यस का प्रयोग वर्ब में करते हैं। ओके, आई होप डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की, आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। ओके,
वही है, याद रखना। प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इस पर, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ टैबलेट पे लिखना, तो इसलिए राइटिंग अच्छी बन नहीं पा रही है, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। अब हम निगेटिव सेंटेंस में जब सेम वही वाक्य तो वही आगे, बस नहीं जुड़ जाता है इसमें कि मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं हर रविवार को नहीं जाता हूँ। ओके, ये क्या हो जाता है? निगेटिव जब शब्द जुड़ जाए तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो याद रखिएगा डज, क्या हो जाएगा? DOES। अगर बहुवचन है तो डू, और तब नाट। डज या डू के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नाट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है बच्चों। तो मैं ये कहूँ कि वह प्रत्येक रविवार गिरजाघर नहीं जाती है। तो बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हो कि वह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। वह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वह अगर स्त्रीलिंग में है, ओके, स्त्रीलिंग में है तो वो क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे? सी का प्रयोग। अगर वही पुरुष होता तो क्या करते? सी या ही। ओके, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। ओके, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ डज का प्रयोग कब करते हैं, तो ये सिंगुलर के लिए, याद रखना सिंगुलर, SING का मतलब सिंगुलर, और डू का मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है। तो हम इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे कि वह प्रत्येक रविवार गिरजाघर नहीं जाती है। तो यहाँ पे क्या लग देंगे? सब्जेक्ट सी। अब देखो सी को हम किस में कंसीडर करते हैं? एक वचन में ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? नहीं जाती है यहाँ। और याद रखना कि ये सेंटेंस निगेटिव है, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट किसके साथ प्रयोग करते हैं? एक वचन के साथ डज नॉट, और बहुवचन के साथ डू नॉट। तो यहाँ पे एक वचन है सी, इसलिए क्या लिख देंगे? डज नॉट। ओके, सी डज नॉट। फिर मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। मेन वर्ब क्या हो गया? जाना। तो गो, मेन जाने की स्पेलिंग गो। सी डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाती है? टू चर्च। गिरजाघर का मतलब चर्च। और कितने? प्रत्येक रविवार। प्रत्येक का मतलब एवरी संडे। वह प्रत्येक रविवार चर्च नहीं जाती है। बच्चों कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ऐसे ही सेंटेंस आप अपने होमवर्क के तौर पे खुद आप ऐसे सेंटेंस बनाइए, अपने आप पे ही बनाइए कि मैं नहीं जाता हूँ, मेरा भाई नहीं जाता है, किसी का नाम लेकर बनाओ। ओके, बारिश नहीं होती है, हर गर्मी में या हर महीने बारिश नहीं होती है हमारे यहाँ, हेयर में, यहाँ कह दूँ, यहाँ थोड़ा सा ये कठिन है आप लोगों के लिए, जो नए नए लोग हैं खासकर उनके लिए। यहाँ हर साल बारिश नहीं होती है। यहाँ हर साल बारिश नहीं होती है। तो कैसे यहाँ पे करोगे बच्चों आप लोग? हर साल बारिश नहीं होती है तो हम लिखेंगे, हेयर पहले भी लगा सकते हो और लास्ट में भी लगा सकते हो, ये यहाँ वाला वर्ड है। तो ये बारिश नहीं होने का, तो इसमें तो कुछ बारिश होना तो अपने आप में एक वर्ब है। तो भाई बारिश वो अपने आप में वर्ब, सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है। जहाँ सब्जेक्ट न दिखे वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग। और इट अपने आप में एक वचन होता है। इट
डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट, नहीं होती है ना, तो निगेटिव है, तो इट के साथ डज नॉट। क्यों क्यों डज नॉट? क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। तो एक वचन क्या है तुम्हारा? एक वचन तुम्हारा जो है वो क्या है? सिंगुलर, एक वचन। इट जो है एक वचन है, तो इट डज नॉट। अब वर्ब क्या है? बारिश अपने आप में होना। इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन हर साल है ना, एवरी ईयर, हेयर, HERA। शुरू में भी लगा सकते हैं हेयर, इट डज नॉट रेन एवरी ईयर्स। ओके, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव हो गया, अब क्या हम पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब वही हुआ, हिंदी में हम जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य का मतलब ऐसे वाक्य जो क्या होते हैं? प्रश्न, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेजेंट के वर्तमान में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। जिससे इसमें आप ये कर सकते हो कि प्रत्येक वर्ष बारिश क्यों नहीं होती है, या ये भी लिख सकते हो कि प्रत्येक वर्ष मेरे पिता जी घर क्यों नहीं आते हैं। प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी घर क्यों नहीं आते हैं, ये हो गया। तो अब ये देखो, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक क्लोज इंडेड और एक ओपन इंडेड। ओके, क्लोज इंडेड का मतलब कि जो जिससे वाक्य क्या हो, क्या से स्टार्ट हो। प्रश्न किस से स्टार्ट हो? जब क्या से स्टार्ट हो। क्या से मतलब उसका उत्तर केवल क्या हो? हाँ या ना में। उत्तर जो है केवल किस में दिया जाए? हाँ या ना में। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा होता है ओपन इंडेड। ओपन इंडेड का मतलब कि जिसका हम क्या करते हैं, कारण बताकर उत्तर दें। क्या होता है? क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो ये जो सेंटेंस कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं क्लोज इंडेड, सॉरी ओपन इंडेड। और जो क्या होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, वो क्लोज इंडेड हो गया। तो हम ऐसे ही वाक्यों को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या से स्टार्ट करते हैं। तो क्या जो है, जैसे कहते हैं क्या आप हमसे या हमें कर दो, हमें धोखा नहीं देते हैं। और लास्ट में याद रखना, हमेशा क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। तो ऐसे जब क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हों तो हम हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे ऐसे वाक्यों के लिए? डज या डू प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब प्लस, अगर नॉट है तब नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर नॉट है तो लिखेंगे साथ में, अगर नॉट भी है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो डज डू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में याद रखिएगा कि लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं कैसे?
देखो अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे आपका इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू लिख दो, ओके यू। अब पहले क्या लिखे हम, क्या से स्टार्ट है ना, तो क्या के लिए क्या करेंगे, डू या डच का प्रयोग। अगर यही बीच में आता तो वाई, वेन, वाट ये शब्द ही लिखते हैं, ओके। तो डू लिखेंगे, डू यू, क्यों डू, क्योंकि आप बहुवचन आता है, तो डू यू। निगेटिव भी है तो नॉट लिख देंगे, निगेटिव नहीं रहता तो नॉट नहीं लगते हैं, ओके। तो डू यू नॉट चीट, धोखा देना का मतलब चीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म, डू यू नॉट चीट मी, क्या हमें आप धोखा नहीं देते हैं, डू यू नॉट टच मी, तब लास्ट में क्वेश्चन, ओके बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं यही कहता कि राम, क्या राम सच जानता है, क्या राम सच जानता है, इसको इंग्लिश में क्या कैसे करेंगे, डज लगा देंगे, क्यों, क्योंकि राम एक वचन करता है, इसलिए एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज, उसके राम, डज राम नो, मुख्य क्रिया लगा देंगे ना, डज राम नो, डज राम नो इंग्लिश, ओ सॉरी ट्रूथ है ना, सच को क्या बोल देंगे, ट्रूथ, डज राम नो ट्रूथ, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कभी नहीं छोड़ना है, ओके। तो ये हो गया। अब हम आते हैं ओपन एंडेड में, ओपन एंडेड के जैसे क्वेश्चन, राम सच क्यों नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं जानता है। तो इसमें जब बीच में कोई वर्ड आए, जैसे मैं बोला अभी भी कि क्लोज ओपन एंडेड, तो उस तरह से वाक्यों को उसका सेम वर्ड लिख लेते हैं, ओके। राम सच क्यों नहीं जानता है, तो क्या लिख देंगे, वाई, क्योंकि इस पर इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है ना, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, जानने की स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए बोलिए, जानने की स्पेलिंग नो होती है। तो वाट डज लगेगा कि डू, राम है ना तो लग जाएगा डज, वाई डज, उसके बाद क्या लग जाएगा, राम, वाई डज राम नॉट, वाई डज नॉट नो ट्रूथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके बच्चों। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम फिर से कल से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार दोहरा देंगे, कल से आपका और अच्छे तरीके से वीडियो को अपलोड किया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा और कल रिपीट कराएंगे। इसलिए कल आप लोग शाम 8 बजे ये मेरा वीडियो देखना ना भूलें। हो सकता है मैं पहले भी अपलोड कर दूं, लेकिन अगर नहीं आया तो शाम को 8 बजे तक कर ही देंगे। एक्चुअली हमारा क्या होता है, हम जॉब करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हमें टाइम ऑफिस में देना पड़ता है, तो कभी कभार लेट हो सकता है, तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होता रहेगा और ये आप देखते रहिए। लास्ट में एक बार आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स का मेरे वीडियो को लाइक्स करें, अपना कमेंट्स दें और शेयर करें, यही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे बंद करता हूं। अगले दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे दोबारा और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।